नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है विकारी शब्द क्रिया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जैसा कि स्पष्ट है कि जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। ये जो आपके पाठ्यक्रम में कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए इनको देखते हैं। इन वाक्यों को देखिए। पिताजी कार में बैठे, उन्होंने कार चलाई, कार का पहिया घूमा, कार आगे बढ़ा। ऐसा आप देखिए, आपने देखा कि कुछ काम हुए और कुछ काम किए गए। होने वाले या करने वाले ये काम जो हैं वो व्याकरण में क्या कहे जाते हैं? उन्हीं कामों को, होने या करने वाले उन्हीं कामों को व्याकरण में क्रिया कहा जाता है। तो परिभाषा एक बार आप फिर देखिए कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? आप ये जान लीजिए बच्चों कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, लिखना, लिखेगा, लिख रहा है, लिखता है, आदि क्या है? क्रिया शब्द। आदि इन क्रिया शब्दों पर पहले आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा शब्द जैसे लिखना, लिखेगा, लिख रहा है, लिखता है, ये पूरा जो शब्द है इसमें से लिख क्या है? इन शब्दों का अंश है। ठीक है। इन शब्दों में अंश क्या है? लिख। लिख अंश है। समान रूप से यह लिख अंश समान रूप से पाया गया है इन शब्दों में। यह क्रिया का मूल अंश है। क्या? लिख, जो समान रूप से सभी शब्दों में ऊपर यहाँ देखिए पाया गया है। ठीक है। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो मूल अंश समान रूप से पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को धातु कहा जाता है। जैसे देखिए, जा, लिख, सुन, आ, रुक, मिल, ये सब क्या है? अंश है। एक शब्द का अंश है और इन्हीं को धातु कहा जाता है। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो मूल अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहा जाता है। जैसा कि आपने जान ही लिया, जा, लिख, सुन, आ, रुक, मिल आदि। ठीक है। अब क्रिया का सामान्य रूप। ठीक है। सामान्य रूप जो क्रिया का होता है, जब धातु में ना शब्दांश जोड़ दिया जाता है तब उससे बनी क्रिया का रूप उसका सामान्य रूप कहलाता है। क्रिया का सामान्य रूप क्या कहलाता है? जो धातुएं हैं, ये जो शब्द का अंश है, क्रिया के जो शब्द हैं, पूरे शब्द के जो अंश हैं वही धातु है। और इन धातुओं में जब ना शब्दांश जोड़ दिया जाता है तब उससे बनी क्रिया का रूप उसका सामान्य रूप कहलाता है। जैसे देखिए, लिख में ना आपने प्लस कर दिया तो क्या हो गया? लिखना। पढ़ में ना जुड़ा, पढ़ना। देख में ना जुड़ा, देखना। मिल में ना जुड़ा, मिलना। अब देखिए, जाना, आना, रुकना, चलना। अब इसमें क्या है? धातु क्या है? जा धातु है, आ धातु है, रुक धातु है, चल धातु है, मिल धातु है। ठीक है। पढ़ धातु है, लिख धातु है। इन धातुओं में ना शब्दांश जोड़ दिया जाता है तब उससे बनी क्रिया का जो रूप है वह रूप उसका सामान्य रूप कहलाता है। किसका सामान्य रूप कहलाता है? क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब नीचे इन वाक्यों को देखिए। हरभजन ने गेंद फेंकी, बल्लेबाज भाग रहा था। ठीक है। अब यहाँ देखिए और आप समझिए, क्या समझना है आपको? हरभजन ने क्या फेंकी है? हरभजन ने गेंद फेंकी है। ठीक है। अब यहाँ देखना ये है कि हरभजन ने क्या कार्य किया। ठीक है। तो हरभजन ने फेंकने का कार्य किया और हरभजन ने क्या फेंका है? हरभजन ने गेंद फेंका है। बल्लेबाज ने क्या कार्य किया है? बल्लेबाज भागने का कार्य किया है। बल्लेबाज क्या भाग रहा था? अब यहाँ देखिए, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या भाग रहा था? बल्लेबाज। इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ आपने देखा कि पहले वाक्य में क्या का उत्तर गेंद मिला और दूसरे वाक्य में इसका उत्तर नहीं मिला, किंतु कर्ता के काम करने का भाव स्पष्ट हो गया। ठीक है। कि कर्ता ने काम किया है, इसका अर्थ हुआ कि कुछ क्रियाओं का संबंध क्या के उत्तर से होता है और कुछ क्रियाओं का नहीं होता है क्या के उत्तर से संबंध। ठीक है। क्या का उत्तर वास्तव में कर्म है। जो
क्या लगने से क्या फेंका है, गेंद फेंका है, तो गेंद इसमें क्या हुआ, कर्म है। तो क्या का उत्तर वो क्या होता है, कर्म होता है। जैसे देखिए गेंद, दूसरे शब्द में कुछ वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर सीधे पड़ता है और कुछ वाक्यों में नहीं पड़ता है। इसी आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो अब आइए आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया में जैसे आप देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, बिट्टू सोया है, वे फिर मिलेंगे। अब इन वाक्यों में सोया है और मिलेंगे को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। जिस क्रिया से किसी कार्य का होना या करना स्वतः ही ज्ञात हो जाता है और उसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, बैठना, जागना, ठहरना, डरना, लजाना आदि, ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। वाक्य की क्रिया के साथ क्या तथा किसको प्रश्न पूछने पर यदि हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त मिलता है तो व्याकरण में वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब ये जान लीजिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया के लिए भी आप कुछ उदाहरण को देखिए। गौरव ने पेंसिल चुराई, मानदीप ने चोरी पकड़ी। ठीक है, पहले वाक्य में क्या है, पहले वाक्य में पेंसिल चुराया जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाक्य में चुराई के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने का उत्तर मिलता है, क्या चुराया गया है, पेंसिल चुराया गया है। यहाँ पेंसिल क्या है, कर्म है। बिना कर्म के चुराना का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता, अर्थात इस क्रिया को कर्म की अपेक्षा है। ठीक है, दूसरे वाक्य में पकड़ी, ठीक है, क्या पकड़ी गई, दूसरे वाक्य में पकड़ी क्रिया का अर्थ चोरी कर्म से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या पकड़ी गई है, दूसरे वाक्य में चोरी पकड़ी गई है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, देखना, देना, काटना, इनका प्रभाव क्या है, कर्म पर पड़ रहा है। एक बार फिर आप देख लीजिए परिभाषा कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े, ठीक है, वाक्य की क्रिया के साथ क्या तथा किसको प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब आप आके देखिए बच्चों कि कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं। जैसे देखिए आकांक्षा ने दीपा को मिठाई खिलाई, आकांक्षा ने दीपा को मिठाई खिलाई। अब इन वाक्यों में आप ध्यान से देखिए, आकांक्षा ने किसको मिठाई खिलाई, तो आकांक्षा ने दीपा को मिठाई खिलाई और आकांक्षा ने क्या खिलाई, दीपा को क्या खिलाई, तो आकांक्षा ने दीपा को मिठाई खिलाई। अब इस वाक्य में खिलाना क्रिया के दो कर्म हैं, जैसे दीपा और मिठाई। ठीक है, इसमें पहले कर्म दीपा को गौण कर्म कहा जाता है क्योंकि काम का प्रत्यक्ष प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, जबकि दूसरे कर्म मिठाई को मुख्य कर्म कहा जाता है क्योंकि इस पर काम का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ा। दो कर्म होने के कारण खिलाना को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है और द्विकर्मक क्रिया में पहला कर्म गौण प्रायः प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है। इन क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं, जैसे देखिए बताना, सुनाना, देना, सौंपना, बेचना, खरीदना आदि। ठीक है, इन क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं। अब आप देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। आपने पढ़ा कि सामान्य रूप से कर्ता काम करने वाला होता है। कर्ता क्या होता है, काम करने वाला होता है। कर्ता हमेशा काम करता है, किंतु कभी कभी कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता क्या करता है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे इरफान हंसता है, इरफान मीनू को हंसाता है। पहले वाक्य में इरफान हंसने का कार्य स्वयं कर रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में वह स्वयं न हंसकर मीनू से हंसने का कार्य करवा रहा है। ठीक है, अर्थात मीनू को हंसने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना कर किसी अन्य को प्रेरित करता है, वहाँ कर्ता की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे देखिए रेशमा कपड़े धो रही है, वह कपड़े नहीं धुलाना चाहती है। रेशमा क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। हमने आपको बताया कि एक क्रिया से दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे देखिए रेशमा कपड़े धो रही है, वह कपड़े कहीं धुलाना चाहती है, वह कपड़े किसी से धुलवाना चाहती है। पहले वाक्य में धोना क्रिया आई है, इससे बनी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया धुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया धुलवाना बनी है। ध्यान दीजिए दोनों प्रकार की क्रियाएं
अकर्मक और सकर्मक प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया से चलना, चलाना, चलवाना और सकर्मक क्रिया से लिखना, लिखाना, लिखवाना ऐसे बनते हैं। आइए अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से बनी प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण देखें। अकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनाना, जैसे देखिए क्रिया है क्या, उठना, और इसमें क्या हुआ, अकर्मक, और इसमें उठना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, उठाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा उठवाना। अब देखिए क्या है क्रिया, गिरना का होगा गिराना, गिरवाना। चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, चलवाना। इसी प्रकार से देखिए नाचना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा नचाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा नचवाना। रोना का ले लीजिए, रोना है क्रिया, तो रोना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है हो जाएगा रुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, रुलवाना। हंसना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा हंसाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, हंसवाना। इसी प्रकार से बच्चों सकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनता है इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए सकर्मक क्रिया क्या है, करना, खाना, छोड़ना, जीतना, देना, धोना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो करना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा कराना, द्वितीय हो जाएगा करवाना, और खाना का प्रथम हो जाएगा खिलाना, दूसरा हो जाएगा खिलवाना, और देना का हो जाएगा दिलाना, दूसरा हो जाएगा दिलवाना। पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़वाना। इसी प्रकार सुनना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा सुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, सुनवाना। अब यहाँ देखिए कि ये पूरा पाठ हमने विकारी शब्द क्रिया आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम आपको समझाएंगे। जैसे देखिए प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूपों में जो मूल अंश समान रूप से पाया जाता है उसे ही धातु कहा जाता है। जैसे देखिए जा, लिख, शून्य, आ, रुक, मिल आदि, ये सब क्या हैं, धातुएं हैं। और दूसरा प्रश्न है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? वाक्य की क्रिया के साथ क्या तथा किसको प्रश्न पूछने पर यदि आपको उत्तर मिल जाए तो क्रिया क्या है, सकर्मक है। और वाक्य की क्रिया के साथ जो है अगर क्या शब्द और किसको शब्द जोड़ दिया जाए, ऐसा प्रश्न बनाकर पूछा जाए, पूछने पर ये उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया क्या होगी, क्रिया अकर्मक होगी। अब तीसरा प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य को प्रेरित करता है उस कार्य को करवाने के लिए, वहाँ कर्ता की जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ देखिए कि दूसरा प्रश्न जो है, निम्न वाक्यों में क्रिया की पहचान सकर्मक या अकर्मक के रूप में कीजिए। नेताजी ने जनता को मूर्ख बनाया। नेताजी ने क्या मूर्ख बनाया? नहीं मिल रहा उत्तर, किसको मूर्ख बनाया, जनता को मूर्ख बनाया। तो इसमें देखिए उत्तर मिल रहा है, क्या और किसको लगाने से यदि आपको उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, हमने पहले भी बताया। और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। तो नेताजी ने किसको मूर्ख बनाया, जनता को। आधी रात में बच्चा जाग गया। आधी रात में क्या जाग गया, तो बच्चा जाग गया। पुलिस अपनी चूक मान चुकी थी। यहाँ देखिए पुलिस क्या मान चुकी थी, अपनी चूक मान चुकी थी, इसलिए यहाँ क्या हुआ, सकर्मक क्रिया होगा। और ठीक है अब घर चलो, तो ठीक है अब क्या चलो, ठीक है अब कहाँ चलो, किसको चलो, तो ठीक है कहाँ चलना है, घर चलना है। तो यहाँ भी क्रिया क्या है, सकर्मक है। लेकिन यहाँ देखिए कि राधिका 4 घंटे तक लगातार नाचती रही। राधिका क्या नाचती रही, राधिका किसको नाचती रही? देखिए यहाँ प्रश्न लगा रहे हैं क्या और किसको, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए साफ जाहिर है कि यहाँ क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों से 2-2 प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाइए। यहाँ देखिए रेखांकित क्या है, हंसना। हंसना का प्रेरणार्थक क्या होगा, हंसाना, हंसवाना। अब क्या, अब रोना बंद करो, इसमें रोना क्या है, रोना क्रिया है, इसका 2-2 बनाना है प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी रुलाना और दूसरा होगा रुलवाना। मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, यहाँ पीना क्या है, क्रिया है, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पिलाना और दूसरा हो जाएगा पिलवाना। रश्मि ने उन्हें उपहार देना चाहा, तो रश्मि ने क्या देना चाहा, उपहार देना चाहा। अब यहाँ देना क्रिया है, तो देना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दिलाना और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिलवाना। अब सोचने की बारी, भाषा कौशल, जो भाषा कौशल के प्रश्न हैं उनको देखिए।
पहला प्रश्न है भाषा कौशल में कि वे क्रियाएं जो छूट गई हैं उन्हें रिक्त स्थान पर भरना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मिलना क्रिया है तो इसका हो जाएगा मिलाना, यहाँ मिलवाना दिया ही है। धोना का धुलवाना, धोना का धुलाना और यहाँ हो जाएगा धुलवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। अब यहाँ देखिए सही उत्तर चुनिए। लिख धातु से बनी क्रिया का सामान्य रूप है। लिख धातु से बनी क्रिया का सामान्य रूप क्या है? लिखना। क्या है? लिखना। ये हो जाएगा। लाला राम ने बुढ़िया को भोजन खिलाया। इस वाक्य में मुख्य कर्म क्या है? किसको भोजन खिलाया? बुढ़िया को भोजन खिलाया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुढ़िया। और किसी सामान्य क्रिया से कितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं? किसी सामान्य क्रिया से 2 प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ रचना कौशल है, करने की बारी। संकेत के अनुसार क्रिया शब्द बनाइए। बढ़ना से बनी प्रेरणार्थक क्रिया। बढ़ना से बनी प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया? बढ़वाना। और देखिए पढ़ धातु से बनी सामान्य क्रिया तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। और देखिए मिल धातु से बनी सामान्य क्रिया क्या हो जाएगा? मिलना। और देखिए एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जो बन रही है देखिए पलड़ा, पलड़ा। ये कोई क्रिया नहीं है, ये बल्कि किसी क्या है? संज्ञा शब्द बन रहा है। पलड़ा किसी वस्तु का नाम है, इसलिए ये एक संज्ञा शब्द बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने आपको जो समझाया विकारी शब्द क्रिया के बारे में, हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है।